जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हम सर्कुलर मोशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, वृत्तीय गति के बारे में, और उसमें हमने कोणीय वेग तक चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कोणीय त्वरण के बारे में। आइए समझते हैं कोणीय त्वरण क्या होता है। वृत्तीय गति में किसी वस्तु के कोणीय वेग में होने वाले परिवर्तन की दर कोई क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण। जैसे त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। उसी प्रकार कोणीय त्वरण होता है क्या? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, जिस प्रकार वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। उसी प्रकार सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में कोणीय वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? हम कोणीय त्वरण कहते हैं। अगर हम मान लें कि डेल्टा टी समय में जो कोणीय वेग में परिवर्तन हुआ है वो हुआ है डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो यहां से हम एल्फा निकालें तो एल्फा निकलेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी इतना कम है कि वो 0 की ओर अग्रसर है, तो एल्फा बराबर होगा डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। ठीक है, या फिर इसी को हम लिख देते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, या फिर इसी को हम लिखते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। क्यों? ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या फिर क्यों ओमेगा के क्या था? रेडियन अपॉन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा में भी समय का भाग लग रहा है, इसलिए समय का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार इसकी विमा ज्ञात करें तो इसकी विमा आती है क्या? m0 L0 t-2। ठीक है,
अब रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, क्या संबंध होता है? रेखीय त्वरण क्या होता है? ए। और कोणीय त्वरण, इसको मानते हैं हम अल्फा। ठीक, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो जो ए होता है, ये होता है ए वेक्टर बराबर होता है अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो ए होता है, इसको हमेशा हम ध्यान रखेंगे। ये जो ए होता है, ये होता है स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है, अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले, इससे पहले कोणीय त्वरण पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अभी जो मैंने आपको कोणीय त्वरण समझाया था, वो दोनों प्रकार की गतियों के लिए था। कौन कौन सी? असमान वृत्तीय गति और एक समान वृत्तीय गति, दोनों के लिए वो कोणीय त्वरण हमने निकाला था। हम पढ़ रहे हैं पहले एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति के लिए कोणीय त्वरण क्या होगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझते हैं। एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल बी से चक्कर लगा रही है, वस्तु का कोणीय त्वरण क्या होगा? अब देखो, आर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है, एक समान चाल, वेग बराबर क्या होता है? वेग होता है दिशा प्लस चाल, और जिसको हम इसका बोलते हैं परिमाण। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक, अब इसमें क्या दे रखा है? एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल बी से, अर्थात एक समान चाल दे रखी है हमें। एक समान चाल, चाल का मतलब परिमाण दे रखा है, और वो कितना दे रखा है? बी, अर्थात ये कांस्टेंट है। और एक समान चाल आर त्रिज्या के वृत्त में कर रहा है, तो इसकी दिशा चेंज होगी। और ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन होती है किसकी? एक समान वृत्तीय गति की। क्यों? उसमें चाल या परिमाण तो कांस्टेंट रहता है, केवल और केवल क्या चेंज होता है? उसकी दिशा चेंज होती है, इसलिए ये एक समान वृत्तीय गति है। ठीक, अब एक समान वृत्तीय गति है तो इसकी चाल चेंज नहीं हो रही। चाल चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है? इसका कोणीय वेग
ओमेगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों होगा, इसको ऐसे समझो, वेग का परिमाण समान, इसका मतलब क्या है, वो समान समय अंतरालों में केंद्र पर समान कोण अंकित करेगा। ठीक है, समान कोण अंकित करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो कोणीय वेग है ओमेगा वो कांस्टेंट हो गया, और जब ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, और जब ओमेगा चेंज नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा टी और डी टी, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो सार ये है कि जो एक समान वृत्तीय गति होती है उसके लिए जो अल्फा अर्थात कोणीय त्वरण का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा समान रहता है या ओमेगा कांस्टेंट रहता है या समान समय अंतरालों में केंद्र पर समान कोण अंकित करता है। ठीक है, और वो क्यों होता है, क्योंकि उसकी चाल समान है, चाल समान है अर्थात वेग का परिमाण समान है, लेकिन उसकी दिशा असमान होती है। समझ में आया, तो हम याद रखेंगे एक समान वृत्तीय गति के लिए जो कोणीय त्वरण होता है अल्फा की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार का रेखीय त्वरण 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है। यदि कार के पहियों का व्यास 1 मीटर हो तो पहिया का कोणीय त्वरण क्या होगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध, वो क्या बताया था, ए बराबर अल्फा आर, या इसको अदिश रूप में लिखते हैं तो आर अल्फा भी लिख देते हैं। ठीक, अब इसमें पूछा क्या है हमसे, अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा ए अपॉन आर, और इसमें ए दे रखा है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 2r दे रखा है, 2r कितना दे रखा है, व्यास 1 मीटर, या फिर r यहाँ से निकालें तो 1/2 मीटर। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं 0.5 मीटर। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो अल्फा निकल के आएगा, ए की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 गुणा 2 20 क्या रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर की कोणीय चाल 10 सेकंड में 600 आरपीएम से
क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। 600 आरपीएम से लिख देता हूँ इसको, 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम हो जाती है। ठीक है, 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम हो जाती है, तो मोटर का कोणीय त्वरण क्या होगा। ठीक है, वही क्या पूछा है, अल्फा दे क्या रखा है, आवृत्ति दे रखी है, अर्थात एन दे रखी है कितनी, 600 से 1200 आरपीएम, आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट। ठीक है, कोणीय चाल समय दे रखा है कितना, टी बराबर 10 सेकंड। ठीक, इसको पहले राउंड पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, या फिर डेल एन निकल के आया कितना, 600 आरपीएम, इन दोनों का अंतर 600, यहाँ से इसको सेकंड में चेंज करेंगे, इतने चक्कर वो 1 मिनट में लगा रहा है, तो 1 सेकंड में आरपीएस राउंड पर सेकंड, ये क्या निकल के आए, डेल एन। अब हमें अल्फा ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। टी तो 10 सेकंड हो गया, ओमेगा कैसे निकाले, एन दे रखा है, आवृत्ति दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था ओमेगा और एन में संबंध होता है क्या, 2 पाई एन, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। तो यहाँ से डेल ओमेगा निकाल रहे हैं, तो ये डेल ओमेगा हो जाएगा 2 पाई डेल एन, ये हो जाएगा क्या, हाँ 20 पाई, 20 पाई हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो एल्फा निकल के आएगा क्या, डी ओमेगा कितना 20 पाई, और डेल डी टी कितना 10 सेकेंड। तो यहाँ से एल्फा निकल के आएगा क्या, 2 पाई रेडियन सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अपकेंद्रीय त्वरण के बारे में। ये कोई वृत्त है, वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या r है और जिस पे कोई कण गति कर रहा है। ठीक है, ये इसका किसी पॉइंट पर वेग है v। ठीक है, तो इस वृत्ताकार मार्ग पर कण के 2 प्रकार के त्वरण होते हैं, कौन कौन से, एक होता है स्पर्शरेखीय त्वरण और दूसरा होता है अपकेंद्रीय, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अपकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, कण के वेग की
दिशा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण। कण के वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण कौन सा होगा? अपकेंद्रीय त्वरण। और कण के वेग की दिशा में परिवर्तन एक समान गति या फिर एक समान वृत्तीय गति व असमान वृत्तीय गति दोनों में होता है। दोनों में वेग की दिशा परिवर्तित होती है। जब दोनों प्रकार की गतियों में वेग की दिशा चेंज हो रही है तो इसका मतलब दोनों प्रकार की गतियों में अपकेंद्रीय त्वरण होगा। कौन सी में? वृत्ताकार गति में। इसका मतलब ये है जहां जहां डायरेक्शन में वेग की डायरेक्शन में चेंज होता है वहां वहां क्या होगा? अपकेंद्रीय त्वरण होगा। ठीक। दूसरा, अभी हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? एक समान वृत्तीय गति के बारे में। ये दूसरा है स्पर्शरेखीय त्वरण। ये कब होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कब? असमान वृत्तीय गति में। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, ये वेग है और वेग बना होता है दिशा प्लस परिमाण, और परिमाण को ही हम क्या बोलते हैं? चाल। ठीक। जब जब इसकी दिशा में परिवर्तन होगा चेंज इन डायरेक्शन, जब 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 इसकी दिशा परिवर्तित होगी तब तब कौन सा होगा? अपकेंद्रीय त्वरण होगा। ठीक है। लेकिन जहां इसका परिमाण चेंज होगा परिमाण परिवर्तित होगा वहां क्या होगा? स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। समझ में आया? अर्थात दिशा तो दोनों गतियों में चेंज होती है लेकिन परिमाण एक समान वृत्तीय गति में चेंज नहीं होता है, समान रहता है। इसलिए परिमाण चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब एक समान वृत्तीय गति में स्पर्श रेखीय त्वरण 0 होता है। ठीक है। स्पर्श रेखीय त्वरण 0 होता है, इसलिए ही कोणीय त्वरण कौन सा? A बराबर अल्फा क्रॉस R, ये बताया था ना आपको। जब स्पर्श रेखीय त्वरण, इसको AT बोलते हैं हम, स्पर्श रेखीय त्वरण 0 हो गया तो अल्फा भी क्या होता है? इसमें 0 होता है। या फिर हम दूसरी प्रकार हम इसको समझें, जब इसकी चाल या परिमाण समान हो गया तो उसका कोणीय वेग भी समान हो गया। कोणीय वेग समान हो गया तो उसका क्या चेंज समान हो गया? डी ओमेगा बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा बराबर 0। जब अल्फा बराबर 0 हो गया तो स्पर्श रेखीय त्वरण भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे भी समझ लो इसको, बात वही निकल के आएगी। एक बार दोबारा समझा देता हूं। देखो, जब वेग की दिशा चेंज होगी, समझ रहे? चेंज इन डायरेक्शन किसकी? वेलोसिटी। जब जब वेग की दिशा चेंज होगी वहां पर क्या होगा?
अवकेंद्रीय त्वरण होगा। लेकिन जब वेग की दिशा के साथ साथ क्या चेंज हो, उसका परिमाण भी चेंज हो, अर्थात उसकी वैल्यू भी चेंज हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, तब वहां पर क्या होगा, स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। समझ में आई बात? इसको हम आगे समझेंगे कहाँ, असमान वृत्तीय गति में। अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, एक समान वृत्तीय गति। और एक समान वृत्तीय गति के लिए स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि वेग का परिमाण जो एक समान वृत्तीय गति में क्या रहता है, समान रहता है। समझ में आई? और जो अवकेंद्रीय त्वरण होता है, हम चर्चा कर रहे थे किसकी, अवकेंद्रीय त्वरण पे। अवकेंद्रीय त्वरण त्वरण हमेशा त्रिज्या के अंदिश, त्रिज्या के अंदिश तथा केंद्र की ओर, त्रिज्या के अंदर अंदिश तथा केंद्र की ओर कार्य करता है। ठीक है, इसलिए ही इसको त्रिज्यीय त्वरण भी कहते हैं। ठीक है, और ये होता है ए सी। देखो, दो प्रकार के त्वरण होते हैं, टोटल को मान लेते हैं ए, और ये बना होता है ए टी प्लस ए सी। ए टी क्या होता है, स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल, और ए सी क्या होता है, अवकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, अवकेंद्रीय। तो ए सी बराबर होता है b²/r, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब असमान वृत्तीय गति पढ़ेंगे कि ये कैसे निकल के आता है। तो b²/r, और b² बराबर क्या होता है, क्योंकि b बराबर है r ओमेगा, तो b² बराबर हो जाएगा r² ओमेगा²। तो यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो ये निकल के आएगा ओमेगा² r। क्यों, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 4π² n² r। क्यों, ओमेगा बराबर होता है 2πn। ठीक, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 4π² × r। क्यों, n बराबर होता है 1/t। ठीक है, तो ये सारे के सारे अवकेंद्रीय त्वरण के सूत्र निकल के आते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल का पहिया जिसकी त्रिज्या 4 मीटर है 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, साइकिल का त्वरण है। ठीक, देखो क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है
आर बराबर कितना, 4 मीटर। ठीक। दूसरा, 2 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण करता है। 2 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दे रखा है हमें क्या, आवर्तकाल t बराबर कितना, 2 सेकंड। 2 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण करता है, साइकिल का त्वरण है। अभी मैंने आपको बताया था AC बराबर होता है क्या, b²/r। ठीक। ना हमारे पास b है, r है, केवल b नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था ω²r, r है लेकिन ओमेगा नहीं है, या फिर 4π² n²r, r है लेकिन n नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था 4π²/t² r भी है और t भी है, तो ये फॉर्मूला काम मिलेंगे। तो AC बराबर 4 × π² × r कितना, 4/t² कितना, 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 4 से 4 कैंसिल, तो AC आ जाएगा 4π² रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, एक पत्थर को 50 सेंटीमीटर लंबी डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में नियत वेग से घुमाया जाता है। ठीक। यदि पत्थर 20 सेकंड में 10 चक्कर पूर्ण करता है, तब पत्थर का त्वरण क्या होगा? वही पूछा है, AC पूछा है। AC बराबर क्या, b²/r या फिर ω²r या फिर 4π² n² या फिर 4π²/t²r। कोई एक फॉर्मूला इनमें से काम आएगा। एक पत्थर को 50 सेंटीमीटर लंबी डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्त नियत वेग से घुमाया जाता है। यदि पत्थर 20 सेकंड में 10 चक्कर पूर्ण करता है, इस लाइन को पकड़ो। यदि पत्थर 20 सेकंड में 10 चक्कर पूर्ण करता है, तब पत्थर का त्वरण होगा 50 सेंटीमीटर, अर्थात डोरी की लंबाई ये क्या दे दिया हमें, त्रिज्या। क्योंकि जो डोरी होगी वही तो क्या होगी, उस वृत्ताकार पथ की क्या होगी, त्रिज्या। कितनी, 50 सेंटीमीटर या फिर 1/2 मीटर। ठीक। 20 सेकंड में 10 चक्कर या फिर 10 चक्कर लगा रहा है कितने समय में, 20 सेकंड में। और हम एक चक्कर का समय निकाल लें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, t आवर्तकाल। तो एक चक्कर लगाएगा कितने समय में, 2 सेकंड में। तो t यहाँ से हमारा निकल के आएगा कितना, 2 सेकंड। तो t निकल के आया 2 सेकंड।
ठीक। ए सी ज्ञात करना है हमें, तो ए सी के लिए वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई² इंटू ए सी कितना 1/2 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू रख दी 1/2 और टी की वैल्यू रख दी 2 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्राप्त होगा हमें π²/2 या फिर 0.5 π² रेडियन सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग के अंदिश नियत वेग v से गति करता है। ठीक है, तथा t समय में वृत्त का चक्कर पूर्ण करता है। कण का त्वरण है, अर्थात वेग दे दिया हमें और आवर्तकाल दे दिया, और ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं त्वरण के, कि त्वरण बराबर mg होगा या 2πv/t होगा या πr² होगा या πv²/t होगा। मतलब संबंध पूछा किसमें, v और t में। ठीक है, तो मैंने आपको संबंध बताए थे क्या, ए सी बराबर होता है v²/r या फिर ω²/r या फिर 4π² इंटू r या 4π² इंटू r। ये ऑप्शन बताए थे आपको, इनमें से तो कोई ऑप्शन इनमें है नहीं, तो और इसको मॉडिफाई करते हैं। देखो ए सी बराबर, यहाँ देखो आप ध्यान से, क्या है ω²/r, बी बराबर होता है ω/r। ठीक है, हमें बी दे रखा है और टी दे रखा है ऑप्शनों में, तो इनमें ही दोनों में संबंध याद करना है, तो ओमेगा को चेंज करेंगे बी में। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, ओमेगा इंटू ω/r लिख सकता हूँ इसको, या फिर ओमेगा इंटू बी। ठीक, और ओमेगा बराबर होता है क्या 2π/t। तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू रखें तो ये निकल के आएगा 2π/t इंटू भी, या फिर ए सी बराबर निकल के आया क्या 2πv/t। ये देखो ऑप्शन में है क्या, ये दे रखा बी ऑप्शन। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि पर स्थित कण का घूर्णन वेग, परिधि पर स्थित कण का घूर्णन वेग अर्थात बी वृत्त की त्रिज्या की आधी दूरी, वृत्त की त्रिज्या की आधी दूरी मतलब r/2 दूरी तक
गिरने में कण द्वारा प्राप्त वेग परस्पर समान है। अर्थात देखो क्या कह रहा है, यदि किसी कण को r/2 ऊंचाई से नीचे गिराएं और जितना हमें वेग प्राप्त होगा वो किसके बराबर है, इस परिधि पर स्थित कण के घूर्णन वेग के बराबर है, अर्थात v के बराबर है। ठीक है, जब हम किसी कण को ऊपर से गिराते हैं या h ऊंचाई से गिराते हैं तो प्राप्त वेग क्या होता है, v बराबर √2gh। ठीक है, और यहाँ h दे रखा है हमें क्या, 2g, h की जगह r/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से v बराबर निकल के आए क्या, √gr, अर्थात ये निकल के आया √gr। परस्पर समान है तब अवकेंद्रीय त्वरण का मान है। अवकेंद्रीय त्वरण मैंने आपको बताया था AC बराबर क्या होता है, v²/r। तो यहाँ पे v की वैल्यू रखें gr का रूट का स्क्वायर/r, या फिर रूट हट जाएगा gr/r, r से r कैंसिल, प्राप्त होगा हमें g, अर्थात AC की वैल्यू क्या निकल के आई, g। और ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी। ठीक, समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार समझा दूं। किसी वृत्त की परिधि पर स्थित कोई कण है, उसका जो घूर्णन वेग होगा, अर्थात उसका जो वेग होगा, जिस वेग से उसको घुमाया जा रहा है, वो किसके बराबर होगा, उसके बराबर होगा जो इस वृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है उसके आधे की ऊंचाई के बराबर से उसको नीचे गिराया जाए, तब जो हमें वेग प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा, उसके घूर्णन वेग के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए हमें h बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, r/2 दूरी से हम नीचे गिराएंगे तो हमें वेग प्राप्त होगा √gr, क्योंकि h ऊंचाई से जब हम किसी वस्तु को गिराते हैं तो वो वेग प्राप्त करता है, तो क्या होता है वो √2gs। उसी फॉर्मूले से v बराबर निकल के आया कितना, √gr। ठीक है, √gr AC बराबर होता है v²/r, v²/r, तो b की वैल्यू रख दी इसमें √gr, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, gr बचेगा, r से r कैंसिल हो जाएगा और हमें AC प्राप्त होगा g। दो कारें वृत्ताकार मार्ग पर क्रमशः 90 किलोमीटर और 15 किलोमीटर पर घंटा पर आवर की चाल से गति कर रही हैं। प्रत्येक कार का त्वरण समान है। देखो क्या दे रखा है, त्वरण समान है, वक्रों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक, क्या समान दे रखा है, त्वरण। ठीक है, अर्थात AC समान है और AC बराबर होता है क्या, v²/r। तो इसका मतलब v1 का स्क्वायर/r1 और v2 का स्क्वायर/r2, ये दोनों क्या है, बराबर। इसको हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्याओं का अनुपात। यहाँ से हम त्रिज्याओं का अनुपात निकालें तो r1/r2
बराबर हमें प्राप्त होगा V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, या फिर V1 अपॉन V2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से R1 R2 निकालें। R1 अपॉन R2 बराबर V1 कितना दे रखा है 90 और V2 15 का स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, तो ये हमें प्राप्त होगा 6 अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, अर्थात R1 अनुपात R2 हमें प्राप्त होगा कितना 36:1। ठीक है, जीरो 0.2 मीटर 0.2 या 20 मीटर त्रिज्या का एक पहिया विरामावस्था से 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण तक त्वरित होता है। 90 डिग्री घूर्णन के पश्चात इसकी रिम पर स्थित किसी कण का त्रिज्यीय त्वरण होगा। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है। त्रिज्या दे रखी है R बराबर कितना 0.2 या 20 मीटर। ठीक, कोणीय त्वरण दे रखा है, अर्थात अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितनी 1 रेडियन सेकंड स्क्वायर। 90 डिग्री घूर्णन अर्थात थीटा दे रखा है कितना 90 डिग्री के पश्चात इसकी रिम पर स्थित किसी कण का त्रिज्यीय त्वरण होगा। देखो इसमें हम यूज करेंगे क्या, वृत्तीय गति के समीकरण, जिनको हम आगे समझेंगे। रेखीय गति में क्या होता था, B बराबर U प्लस AT। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ होता है B को बोलते हैं हम ω2 बराबर ω1 प्लस A होता है अल्फा और T। ठीक, ये पहला हो गया। इसी प्रकार यहाँ होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे होता है S की जगह होता है थीटा बराबर ω1 T प्लस हाफ अल्फा T स्क्वायर। ठीक, तीसरा होता है B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इसी प्रकार यहाँ पे होता है ω2 स्क्वायर बराबर ω1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा T। 2 अल्फा T नहीं, 2 अल्फा थीटा। ठीक, तो देखो थीटा दे रखा है हमें, अल्फा दे रखा है, और हमें ज्ञात करना है त्रिज्यीय त्वरण अर्थात AC बराबर क्या। तो AC निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो B स्क्वायर अपॉन R, B होना चाहिए, R तो दे ही रखा है, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू R होना चाहिए, या फिर ओमेगा निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस थर्ड वाले का यूज करके हम ओमेगा निकाल सकते हैं। तो ओमेगा कैसे निकालेंगे, देखो
ओमेगा 2 स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा 1 बराबर इसमें क्या दे रखा है 0। क्यों? भ्रमावस्था से, अर्थात पहिया कहाँ से चल रहा है भ्रमावस्था से, प्रारंभ में उसका कोणीय वेग कितना है 0। ठीक, तो ओमेगा 2 स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त होगा 2 अल्फा थीटा, अर्थात 2 इंटू 1 इंटू थीटा कितना 90, और 90 डिग्री को लिखते हैं हम क्या π/2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा 2 स्क्वायर हमें प्राप्त होगा क्या पाई। ठीक, ओमेगा की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें, इसको हम इसमें रख देंगे, आर की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ए सी हमें प्राप्त होगा ए सी प्राप्त होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, अर्थात ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी पाई इंटू आर कितना 0.2, या फिर 0.2 पाई रेडियन 0.2 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चनों में शायद एसी का जो मात्रक है रेडियन सेकंड स्क्वायर लिख दिया है, जो कि है अल्फा का मात्रक। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, एसी का मात्रक है मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गलती से लिख गया है। अब पढ़ते हैं अवकेंद्रीय बल के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था अवकेंद्रीय त्वरण के बारे में। ठीक, अवकेंद्रीय त्वरण क्या था? अवकेंद्रीय त्वरण एसी जब वेग की दिशा में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है? अवकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, कहाँ कार्य करता है? त्रिज्या के अनुदिश तथा केंद्र की ओर। जब त्वरण अवकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो किसी न किसी बल के कारण उत्पन्न हो रहा होगा। जिस बल के कारण ये त्वरण उत्पन्न होता है उसी बल को क्या कहते हैं हम? अवकेंद्रीय बल कहते हैं, या फिर अवकेंद्रीय त्वरण के कारण कण पर लगने वाला बल कौन सा होता है? अवकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, बल बराबर क्या होता है?
F बराबर ma, ठीक है। इसमें a क्या है, AC, और AC बराबर क्या था, b स्क्वायर अपॉन r, तो ये हो जाएगा mb स्क्वायर अपॉन r, या फिर m ओमेगा स्क्वायर r, या फिर m 4m पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू r, या फिर 4m पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इंटू r। ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके हैं, अवकेंद्रीय बल के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम विभिन्न स्थितियों में अवकेंद्रीय बल के बारे में समझेंगे। इधर मैं लिखता हूं स्थिति, इधर लिखता हूं मैं जो अवकेंद्रीय बल का कार्य करेगा। ठीक है, पहली स्थिति, डोरी, जब डोरी में हम किसी पत्थर या किसी कण को बांधते हैं और जब हम उसको घुमाते हैं तो डोरी में उत्पन्न तनाव बल, डोरी में उत्पन्न तनाव बल किसका काम करता है, अवकेंद्रीय बल का काम करता है। डोरी में बांधकर कण को घुमाने पर। दूसरी स्थिति, समतल पर जब वाहन मुड़ता है, या फिर समतल मोड़ पर, समतल मोड़ पर जब वाहन मुड़ता है तो उस स्थिति में टायरों या पहियों के बीच लगने वाला घर्षण बल, टायरों और पहियों के बीच में लगने वाला घर्षण बल ही किसका कार्य करता है, अवकेंद्रीय बल का। ठीक है, तीसरी स्थिति, स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर पर जब हम स्पीड ब्रेक लगाते हैं तो उस स्थिति में जो वाहन का भार होता है या फिर भार का घटक होता है वही किसका काम करता है, अवकेंद्रीय बल का काम करता है। नेक्स्ट चौथी स्थिति, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह,
सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो किस कारण लगाते हैं? सूर्य का गुरुत्वीय बल। जो सूर्य का गुरुत्वीय बल होता है वही अपकेंद्रीय बल का कार्य करता है, और उसी के कारण जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और एक दो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि पांचवा है, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है किसी नाभिक के चारों ओर किसी परमाणु में, तो उस स्थिति में जो नाभिक में उपस्थित नाभिक के जो प्रोटॉन होते हैं उनके द्वारा जो बल लगाया जाता है वही किसका काम करता है? अपकेंद्रीय बल का काम करता है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, वो किसके कारण करता है? उस कारक के कारण, उस कारक के द्वारा बल लगाने के कारण। कौन सा कारक? उस कारक के द्वारा बल लगाने के कारण जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। उस स्थिति में अपकेंद्रीय बल का कार्य कौन करेगा? उस कारक के द्वारा लगाया गया बल या कूलॉम बल। ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।